नमस्कार दोस्तों मोदी गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट से वक्फ बिल को जब से पास कराया है तब से मुस्लिम समाज को बहुत ही ज्यादा परेशानी है। जो बिल आम मुस्लिम के हित का हो, उनकी डेवलपमेंट के लिए हो, उनकी भलाई के लिए हो, उनके हित के लिए हो, फिर भी वो समाज प्रोटेस्ट करे इस बात पे कि ये बिल वापस होना चाहिए। कल जुम्मे की नमाज थी। पूरे हिंदुस्तान में हर शहर में मुस्लिम पॉपुलेशन हजारों की संख्या में सड़कों पर निकली। कई कई शहरों में पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग की गई थी, उस बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया। उससे उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि पुलिस हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती, पुलिस को हम नहीं मानते, हमारे आगे पुलिस कुछ नहीं है। और जो उन्होंने बातें बोली उस पर लोग कह रहे हैं कि जो वक्फ बिल पर झूठ फैलाया गया ये उसका नतीजा है। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि जो लोग आपकी संसद को नहीं मानते, जो लोग आपके कानून को नहीं मानते, जो लोग संसद से यानी पार्लियामेंट से पास कराए गए बिल को, यानी जो कानून बन जाता है, हर कानून उसी पार्लियामेंट्री से पास होता है। जब वक्फ बोर्ड बनाया गया तो वही पार्लियामेंट थी उसको पास करने वाली। जब 2013 में कांग्रेस गवर्नमेंट द्वारा उस वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दी गई कि जिस प्रॉपर्टी पे हाथ रख दे वो प्रॉपर्टी उस वक्फ बोर्ड की हो जाती थी, वो कानून भी इसी पार्लियामेंट ने पास किया था। अब जब उसमें सुधार किया तो वो भी उसी पार्लियामेंट से पास हुआ है। तो तब तो आपके लिए बहुत अच्छा था। यानी जो लोग कहते हैं कि झूठ फैलाए उसका नतीजा है, तो उनको ये बता दूं, पूरे हिंदुस्तान को बता दूं कि जब इनके हित का हो तब इनको अच्छा लगता है, और जो कहते हैं ये झूठ फैलाया उसका नतीजा नहीं है, इनको असीमित शक्तियां चाहिए, इनको गलत चीज प्यारी लगती है। आप इनको किसी भी घर पे कब्जा करने की छूट दे दो, ये इसमें खुश है। इनको टेररिस्ट एक्टिविटीज करने की छूट दे दो, ये बहुत खुश है। इनको दंगे करने की फ्री हैंड दे दो, ये बहुत खुश है। आगजनी करने की फ्री हैंड दे दो, ये बहुत खुश है। लेकिन जब आप इनके नट बोल्ट कसेंगे तब इनको दिक्कत होती है। कल जिस तरह से सड़क पर इस देश को धमकाया गया, कोई बोल रहा है कि हम जान दे देंगे, कोई बोल रहा है खून बहा देंगे, कोई बोल रहा है मरना पड़े या मारना पड़े। इन भाई साहब को, जो अगर छोटे बच्चे हो और ऐसी भाषा बोले, समझ में आता है कि बच्चे हैं, लेकिन जब मरने में कुछ ही साल बाकी है और वो इंसान बोले, तब आप इस देश को समझ जाना चाहिए कि ये लोग चाहते क्या है। इनको भड़काने की जरूरत नहीं है। ये लोग खुले तौर पर कह चुके हैं कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे। जब संसद में कहा एक नेता ने, तब अमित शाह, हमारे गृह मंत्री, होम मिनिस्टर अमित शाह ने तब कहा था कि आप कैसे नहीं मानोगे, ये संसद से पास हुआ कानून है, ये इंडियन गवर्नमेंट का कानून है, हर एक को बाध्य होना पड़ेगा। लेकिन आप जब तक मानवता के आधार पर, मानव अधिकारों के नाम पर इनको जितनी छूट दोगे ये इतने सर पे चढ़ेंगे। अगर इनको ठीक करना है तो गवर्नमेंट को, पुलिस प्रशासन को सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। वरना जब हमारे जनरल बिपिन रावत साहब ने कहा था कि हिंदुस्तान को 2.5 मोर्चे का युद्ध करना पड़ेगा, एक मोर्चा चाइना, दूसरा पाकिस्तान, 2.5 यानी यही लोग, इसी तरह के लोग। ये आधा मोर्चा जो है ना, वो चाइना और पाकिस्तान से 10 गुना खतरनाक है। 10 गुना इस देश का बेड़ा गर्क करने के लिए ये तैयार बैठे हैं। इस देश को बर्बाद करने के लिए ये चाइना और पाकिस्तान से ज्यादा रोल निभा रहे। अब इस देश के हाथ में नहीं रहा है, अब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, मैं आपको बता रहा हूं। और हमारा देश युद्ध के मुहाने पे खड़ा है। मुझे नहीं पता ये बातें बोलनी चाहिए नहीं, लेकिन अगर देश हित में बोलनी पड़े तो फिर उसके आगे कुछ भी मायने नहीं रखता। जिस तरह से इनकी हरकतें हैं, जब कोरोना आया और गवर्नमेंट ने बाकायदा अनाउंस किया था कि हर किसी को मास्क पहनना है और भीड़ भाड़ वाली जगहों में नहीं जाना है, तब न इन्होंने मास्क यूज किया, और जिनको बाहर नहीं निकलना था तो जानबूझ के निकले।
क्यों? इस देश का बेड़ा गर्क हो, इस देश में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो, या आपकी संसद को बोल दिया हम इस बिल को नहीं मानते तो इसका मतलब ये संसद को नहीं मानते, बोल दिया हम इस कानून को नहीं मानते तो इसका मतलब ये इंडियन गवर्नमेंट को नहीं मानते, या आपके सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को तभी मानते हैं जब फैसले इनके हक में हो, वरना ये नहीं मानते। पुलिस प्रशासन पे ये पत्थरबाजी करते हैं तो ये पुलिस प्रशासन को नहीं मानते, तो ये कानून को ये नहीं, तो ये मानते किसको है भाई? फिर कैसे आप लोग बोलते हो ये भी भारत के नागरिक है? क्या भारत का ना किसी भी देश, भारत छोड़िए, क्या एक देश का जिम्मेदार नागरिक यह होता है कि वो उसके न कानून को माने, न शासन प्रशासन को माने, न कोर्ट को माने? किस लेवल के ये इंसान है? ये जिस देश में रहते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, उसके बेड़ा गर्क करके छोड़ते हैं, उस देश को बर्बाद कर देते हैं, बशर्ते उस देश में कोई डंडा लेके ना बैठा हो इनके ऊपर। अगर इनको फ्री हैंड दोगे तो बांग्लादेश वाली परिस्थिति होगी। ये ज्यादा पॉपुलेशन में होंगे, बहुसंख्यक होंगे, चाहे वो कोई गांव हो, शहर हो, राज्य हो, देश हो, या कोई भी जगह, जहां पे या पॉपुलेशन में जैसे ये ज्यादा होंगे तब हालात ये सीरिया, इराक, ईरान, वो लीबिया जैसे करेंगे, अफगानिस्तान जैसे, बांग्लादेश जैसे। ये सड़कों पे निकलेंगे, आगजनियां करेंगे और उस देश को बर्बाद कर देंगे। जब हमारा देश टूटा तब इनकी पॉपुलेशन 23% थी और आज फिर ये आके पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान से आवाजें उठना शुरू हो चुकी है। मैंने दसियों वीडियो देख लिए जिसमें लोग बोल रहे हैं कि एक और पाकिस्तान बनाना चाहिए और वहां के मुस्लिमों को आजाद करवाना चाहिए। तो पाकिस्तान को भारत कहता है कि हमें पीओके लेने के लिए पाकिस्तान से लड़ाई नहीं करने की जरूरत नहीं है, वहां के लोग अपने आप। तो भूल जाइए सर, वो तो होगा या नहीं होगा, हो सकता है वो भी जाए, लेकिन आपके देश में उससे डबल खतरा बढ़ चुका है। पीओके मिलेगा या नहीं, लेकिन यहां लोग पाकिस्तान को लड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने बोला हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कि हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान अपने आप पीओके आ जाएगा, तो ठीक वैसे ही पाकिस्तान को भारत से लड़ने की जरूरत नहीं है। उनके हित से आप पल रहे हैं, अच्छे से बढ़ रहे हैं और आप उनको बढ़ा रहे हैं। उनको मकान की जरूरत मोदी गवर्नमेंट दे रही है, उनको बाथरूम की जरूरत सरकार दे रही है, उनको गैस की जरूरत चूल्हे की सरकार दे रही है, उनको राशन की जरूरत खाने पीने की गवर्नमेंट दे रही है, इलाज की जरूरत फ्री हो रहा है, और उनको चाहिए क्या? फिर कैसे वो कम बच्चे पैदा करेंगे? और रही गई कसर बाहर से लोग आके कर रहे हैं। मुझे पता है इसके जिम्मेदार हिंदू है, बिना कोई संकोच के। इस परिस्थिति के जिम्मेदार जितने ये लोग नहीं है, इनका तो यही काम है, जिस देश में रहेंगे यही करेंगे। लेकिन हिंदुस्तान में जो परिस्थिति ये जनरेट हुई है, इसके सबसे बड़े गुनहगार हिंदू समाज है, जो अपने आप को बड़ा देशभक्त बोलता है। हमने इतनी चोटें खाई इस देश के निवासियों ने कि पूरी दुनिया में किसी ने नहीं खाई, यहां तक कि यहूदियों ने भी नहीं। उसके बावजूद भी आज भी हम नहीं सुधर रहे, आज भी हम अपना देश हित नहीं देख रहे हैं। अरे छोड़िए हिंदू हित, सनातन हित, देश हित देख लीजिए, खुद को देख लीजिए, अपने खुद के आने वाले बच्चों का भविष्य देख लीजिए। आप माने या न माने, हिंदुस्तान इज अंडर अटैक। मैं किसी को डरा नहीं रहा, किसी को प्रवोक नहीं कर रहा, कोई मेरा इंटेंट वो भड़काने का नहीं, डराने का नहीं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर यह है कि आपका देश अंडर अटैक लगभग पहुंच चुका है। लगभग, मोस्टली, लगभग नहीं मोस्टली। आपका देश फिर से टुकड़े टुकड़े होने की, ये नारे ऐसे ही नहीं लगते, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये ऐसे ही नहीं लगते। जब दिल से इंटेंट हो ना, तभी ये मुंह से निकलते हैं। वो मायने नहीं रखता लगाए किसने। आपका कश्मीर आपके हाथों से निकल चुका है, आपके बहुत से स्टेट निकल चुके हैं, और कई स्टेट ऐसे हैं जहां पे इनकी पॉपुलेशन हिंदुओं के बराबर होने को पहुंची है, और कहीं कहीं हिंदुओं से अधिक हो चुकी है। 95% इस कम्युनिटी के लोग इस देश का भला नहीं चाहते, कोई भाईचारा नहीं चाहते। भाईचारा ये वही चाहते हैं जहां इनकी पॉपुलेशन कम हो, लेकिन हम सुधरने का नाम नहीं ले रहे। कहां से हम 1947 में जाग गए होते, यहां पे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट करना शुरू कर चुके होते, और इनको निकालने का उसी वक्त देश दिया तो सबको निकालो वरना देश मत दो। अगर इस फॉर्मूले पे बढ़ते तो आज हमारा देश इस हालात में नहीं होता।
इतनी पॉपुलेशन नहीं होती, हमारा देश फिर से टुकड़े होने की कगार पे नहीं पहुंचता। हो सकता है, अब क्या बताऊं मैं, बताना चाहता लेकिन बता नहीं सकता, लेकिन वो होगा, आप नोट कर लीजिएगा। आज नहीं तो कल एक और पाकिस्तान बनने, आप क्या कर लोगे भाई? ये 8-8, 10-10 पैदा कर रहे हैं, गवर्नमेंट इनको मकान दे रही है, क्या नहीं चाहिए इनको, पैसे दे रही है, फ्री इलाज दे रही है, रहने को घर दे रही है, खाने को राशन दे रही है, जलाने को चूल्हा दे रही है, गैस दे रही है, और इनको चाहिए क्या? और जनसंख्या कंट्रोल बिल है नहीं। आप इनको जितना आराम दो, आप एक मकान बना के दे रहे हो, पीछे 1-10 तैयार बैठे, क्या मकान ही देते रहोगे? फिर आप बोलते हो कि अब फ्री का लॉलीपॉप। अरे भाई, जिनको जरूरत है, हमारे इस कम्युनिटी के अंदर जिन लोगों को, गरीबों को चाहिए, उनको मिल नहीं रहा है, क्योंकि उनका हक ये मार रहे हैं। उनको 1 मिल रहा है, इनको 9 मिल रहे हैं, और ये 9 और पैदा कर देते हैं, 9 छोड़िए 18 पैदा कर देते हैं, आगे तैयार रखते हैं। आप कब तक देते रहोगे? ये बंद होनी चाहिए। और जिनको जरूरत है, इन लोगों को, जो 2 से ज्यादा बच्चे, चाहे कोई हो, किसी भी, उनको न दीजिएगा, बंद कीजिए। हमें सड़कों पे निकलना होगा अगर ये छोटी छोटी चीजें सुधार करनी है। मैं किसी को भड़का नहीं रहा, अगर आपके देश को बचाना है, मैं ये नहीं कह रहा सड़कों पे निकल के हिंसा करिए, लेकिन रियलिटी यह है कि आपको, अगर आपका देश प्यारा है, आप चाहते हैं कि इस देश में सर्वाइव करे, नेताओं का कुछ नहीं पड़ा भाई। मोदी योगी इन जैसों को छोड़ दीजिए तो एक भी यहां पे नहीं रहेगा। जिस दिन अफगानिस्तान, सीरिया जैसे हालात हो गए, तो जैसे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति करजई साहब भागे थे, शेख हसीना भागी थी, श्रीलंका के राष्ट्रपति भागे थे, सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद भागे थे, ठीक उसी तरह ये नेता भाग जाएंगे। न जाटों का नेता रहेगा, न ब्राह्मणों का रहेगा, न राजपूतों का रहेगा, न दलितों का रहेगा। मरने के लिए हमें छोड़ दिया जाएगा यहीं पे, कोई नहीं रहने वाला। मैं बता रहा हूं आपको, इन सबके पास 7-7 पीढ़ियों का सुख है, सांस छोड़िए 21 पीढ़ियों का सुख है ना। ये गांधी परिवार जैसे लोग रहने वाले, इन लोगों ने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। ये लोग, जैसे नेहरू जी ने प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत के टुकड़े किए थे, और आज कांग्रेस फिर से उसी इंटेंट पे, उसी वे पे चल रही है। अगर देश बांटना पड़े तो बांटो, लेकिन प्रधानमंत्री बनाओ। सेम यही परिस्थितियां बन रही है। जैसे नेहरू जी बने, तो हो सकता है भविष्य में राहुल जी बने, बटे हुए देश का प्राइम मिनिस्टर। हमें आज भी अकल नहीं आ रही है, हम आज भी फूलों की बारिश कर रहे हैं, और वो पत्थर मार रहे हैं। वही लोग जिनके ऊपर फूल बरसाए, वो आधा किलोमीटर आगे जाके, 500 मीटर 200 मीटर आगे जाके पत्थर मार रहे हैं हमारे ऊपर। अरे भाई, पानी प्यासे को पिलाया जाता है। मैंने, जब कसाब ने अटैक किया था मुंबई पे, कसाब एंड गैंग ने, तब मैंने सुना कि एक लेडीज, पता नहीं सच है या झूठ, कि एक घर की बेल बजाई तो एक लेडीज बाहर निकली कि पानी चाहिए, तो उसका बेटा, एक ही बेटा था, पानी पिलाने निकला, उसको दिया हाथ में बोतल, उसने पानी पी के उसी को गोली मार दी। आप सांप को दूध पिलाओगे तो वही डसेगा आपको। तो ये जहरीले नाग हैं, इनका फन कुचलना जरूरी है। गवर्नमेंट एक्शन ले ऐसे लोगों के खिलाफ। खुलेआम सड़कों पर धमकियां दे रहे हैं यार। शोभा यात्रा निकले, पत्थरबाजी करते हैं, आगजनी करते हैं, कारें जला देते हैं, कारें छोड़िए लोगों को जला देते हैं जिंदा। हमारा देश बट गया तब न जागे हम, कश्मीर से हम साफ हो गए तब न जागे। और हैरान हूं मैं कि जिन मुगलों ने हमारे ऊपर इतना अत्याचार किया, हमारी बहन बेटियों का रेप किया, और हम उनको ही मसीहा बताए जा रहे हैं। और जिन्होंने हमारी प्रोटेक्शन की, जिन वीरों ने हमारी प्रोटेक्शन की, हमारी मातृभूमि की प्रोटेक्शन की, उनको हम गद्दार बताए जा रहे हैं। दोस्तों, सच ये है कि अगर हिंदुस्तान को, हम कहते हैं ना कि हिंदुस्तान अजर अमर है, सनातन अजर अमर, कोई अजर अमर नहीं है भाई। इस तरह की परिस्थितियां अगर होगी तो भूल जाइए कि अजर अमर है। क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था? क्या बांग्लादेश हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था? क्या श्रीलंका हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था? म्यांमार नहीं था? नेपाल नहीं था? भूटान नहीं था? अफगानिस्तान नहीं था? अगर वो टूट सकते हैं तो और बाकी वाला हिंदुस्तान, फिर एक छोटे से गांव में उसको हिंदुस्तान बोलते रहना, धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ रहे हैं हम। एक आध जिला कोई बच जाएगा, उसको बोलना हिंदुस्तान अजर अमर है। और जो कहते हैं सनातनी अजर अमर है, उनको बता दूं कि पाकिस्तान में रहने वाले सनातनी नहीं थे। बांग्लादेश में जो आज हो रहा है वो सनातनी नहीं है। कश्मीर में जो हमारे हिंदू भाई मारे गए, जिंदा जला दिए गए, वो सनातनी नहीं थे।
तो फिर काहे से अजर अमर है? जो पैदा हुए उनकी मौत निश्चित है, वो तो तुम्हें अटका रहे हैं, मार रहे हैं, और जो अजर अमर हैं वो मर रहे हैं, फिर काहे का अजर अमर? तो इस इंटेंट पे चलोगे, इस थ्योरी पे चलोगे, अजर अमर है तो सबसे बड़ी मूर्खता। आज भी अगर आप नहीं जाग रहे हैं तो हमसे बड़ा कोई देश के प्रति गद्दार नहीं, हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं, हमारा देश एक अघोषित युद्ध की ओर बढ़ रहा है और बढ़ चुका है। आपका देश अंडर अटैक, हमारा देश हकीकत में युद्ध की कगार पे है। हम एक ऐसे बारूद के ढेर पे बैठे हैं, बारूद बहुत खतरनाक है, परमाणु बम से ज्यादा वो बारूद खतरनाक है। मेरी बात नोट कीजिएगा, जो आधा मोर्चा है वो परमाणु बम से, परमाणु हथियारों से, परमाणु मिसाइल से, न्यूक्लियर मिसाइल, न्यूक्लियर वेपन से ज्यादा खतरनाक वो हाफ मोर्चा है, जिसने पहले वो हाफ मोर्चे ने, उसी हाफ मोर्चे ने आपके देश को तोड़ा 1947 में, आपके देश का हेड उड़ा दिया, यानी पाकिस्तान के रूप में, हाथ काटे बांग्लादेश के रूप में। और आज वही आधा मोर्चा फिर से उस लेवल पर पहुंच चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।